in the previous class we have also read about the land, water and soil, and today we will complete this chapter, and we will read about the natural vegetation and wildlife. Some school children were visiting an exhibition on handicraft. The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag. Yes, it is made from jute." The teacher said, "Do you see those baskets, lamps, shades, and chairs? These are made of canes and bamboos in the eastern and northeastern humid regions of India. Bamboo grow in plenty." Jessie was excited to see a silk scarf. "See this beautiful scarf." The teacher explained that silk is obtained from silkworms that are bred on mulberry trees. The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day-to-day life. Students, we are studying about the natural vegetation, but first of all we will discuss a story. And there are some school children who were visiting an exhibition of handicraft, and where the articles in the exhibitions were collected from the different part of the country, and Mona picked up a bag and exclaimed. मोना ने क्या किया कि एक बैग लिया और उसने कहा कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हैंड बैग, ये एक बहुत ही सुंदर हैंड बैग है. यस, इट इज़ मेड फ्रॉम जूट. ये किससे बना हुआ है? जूट से बना हुआ है. तो टीचर ने कहा, क्या आप जो है ये बास्केट देख रहे हो, लैम्प, शेड्स एंड चेयर्स, दीज दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बम्बूज. ये सभी जो हैं केन्स और बम्बूज से बने हुए हैं. ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट जो ह्यूमिड रीजन है भारत का, वहाँ पे अधिक मात्रा में क्या होता है कि बम्बू को उगाया जाता है, ऐसा टीचर ने कहा. तो जैसी ने एक्साइटेड होकर के जो एक सिल्क स्कार्फ देखा, तो सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, द टीचर एक्सप्लेन दैट. तो टीचर ने उसके बारे में व्याख्या की कि सिल्क जो है उसको सिल्क बॉम से प्राप्त किया जाता है, और जो कि मलबरी ट्रीज पर होता है. और चिल्ड्रन ने बच्चों ने समझा कि बच्चों को समझाया कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हो? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड डायरेक्टिंग इट टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज़ स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़. जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं रूफ टॉप से, और उसको हम जो है डायरेक्टिंग इट टू एट अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज़ स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज. और इस प्रकार की जगह पर उसको जो है स्टोर किया जाता है, जिससे उसको भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके. ऑन एन एवरेज वन स्पेल फॉर रेन फॉर 2 hours इज एनफ टू सेव 8,000 लीटर्स ऑफ वाटर. एक जो औसत होता है कि वन स्पेल जो होता है रेन का करीब 2 आवर का, तो उसमें करीब 8,000 लीटर वाटर जो है उसको बचाया जाता है. तो कहने का अर्थ ये है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो है हम वाटर को सेव कर सकते हैं, और उसको रेन वाटर को हम फ्यूचर में यूज़ भी कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर हम नेचुरल वेजिटेशंस की भी चर्चा कर रहे हैं. तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर. जो नेचुरल वेजिटेशन होता है और जो वाइल्ड लाइफ होता है वो सभी कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? केवल एक जो नैरो जोन होती है, एक जो पतला, अगर हम कहें एक जो सकरा जो जोन क्षेत्र होता है किसका? लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का और एटमॉस्फेयर का, उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं. In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. बायोस्फीयर के अंदर जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो सजीव होते हैं, वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर वो क्या होते हैं? आत्मनिर्भर होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज द इकोसिस्टम. तो ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है उसको इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है. वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज.
जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ होते हैं वो काफ़ी मूल्यवान संसाधन होते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सॉइल। जो प्लांट्स होते हैं वो हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और वो मिट्टी को भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी फसलों को उगाने के लिए वो क्या होती है, आवश्यक होती है। एक्ट एज शेल्टर बेल्ट, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, turpentine oil, gum, medicinal plants, and also the paper that is so essential for your studies. There are innumerable uses of plants and you can add some more. तो हमें जो फसल उगाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसके अलावा जो शेल्टर बेड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को स्टोरेज करने में हेल्प करते हैं। ये हमें फ्रूट देते हैं, नट, लेटेक्स, टर्पाइन ऑयल, ये मेडिसिनल प्लांट्स, ये सभी जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से हमें औषधियाँ प्रदान करते हैं। और जो पेपर होता है वो भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक होता है हमारी स्टडीज़ के लिए ना। तो ये सभी जो प्लांट्स के जो यूज़ हैं, प्लांट्स के माध्यम से जो हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उन सबको हम ऐड कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। जो वाइल्ड लाइफ होते हैं उसमें एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। इंसेक्ट क्या होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना। उनके अलावा जो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, वो सभी इसमें शामिल होते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल, और ये हमें मीट भी और मिल्क और हाइड्स और वूल भी प्रोवाइड करते हैं। इंसेक्ट जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं, हनी प्रोवाइड करते हैं, और वो हमें हेल्प करते हैं पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। तो जो हम बात कर रहे हैं इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट जो होता है वो हमें हनी भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो फ्लावर्स से लिया जाता है, और ये इनका सबसे जो महत्वपूर्ण रोल होता है कि जो इकोसिस्टम के अंदर डिकम्पोजर्स होते हैं ना, उनमें इनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल। वल्चर, ड्यू टू its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment. So animals big or small all are integral to maintaining balance in the ecosystem. तो जो बर्ड्स फीड होते हैं जिसमें इंसेक्ट्स होते हैं, डिकम्पोजर्स भी शामिल होते हैं इसमें, और जो वल्चर होते हैं है ना, वो अपनी एबिलिटी के कारण ही उसका जो फीड होता है, जो डेड लिव स्टॉक्स होते हैं, जो मृत जीव होते हैं, उनका वो भोजन करता है, और वो एक बड़ा डिकम्पोजर साबित होता है एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। तो चाहे वो एनिमल बड़ा हो या छोटा हो, सभी जो है वे इंटीग्रल जो है मेंटेन रखते हैं बैलेंस हमारे इकोसिस्टम के अंदर, क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम होता है उस इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए हमें प्लांट्स और एनिमल्स की नीड होती है। जब इन दोनों का जो एक तरीके से अगर हम कहें तो दोनों का ही बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे इकोसिस्टम में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो वेजिटेशन का जो ग्रोथ होता है वो प्राथमिक रूप से तापमान और मॉइस्चर पर जो है डिपेंड करता है। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रास। तो जो मुख्यतः जो वेजिटेशन है पूरे विश्व के अंदर, उसके जो प्रकार हैं वो अलग अलग हैं। इनमें फॉरेस्ट भी होता है, ग्रासलैंड होते हैं, स्क्रब्स होते हैं, टुंड्रा रीजन्स होते हैं, और जहाँ ज़्यादा वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर विशाल ट्रीज पाए जाते हैं। और जो फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं, तो फॉरेस्ट एरियाज़ जो है जहाँ पे वाटर सप्लाई की नीड होती है, अबंडेंट वाटर सप्लाई होता है, और जहाँ पर मॉइस्चर डिक्रीज होता है तो साइज़ ऑफ ट्री और देयर डेंसिटी रिड्यूसेस, है ना। तो ट्री का जो साइज़ होता है और उसका जो एक जो घना जो क्षेत्र होता है उसमें कमी आ जाती है। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज या ग्रासेस होते हैं जहाँ पर उगाए जाते हैं उन क्षेत्रों में, तो वहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल एरियाज जो होते हैं वर्ल्ड के, जहाँ पे ग्रासलैंड रीजन्स पाए जाते हैं। थॉर्ड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ द लो रेनफॉल।
अगर हम जो कांटेदार स्क्रब्स एरियाज होते हैं जो जो उगते हैं ज़्यादातर कहाँ पर, ड्राई क्षेत्रों में, जहाँ पर कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट्स कैसी होती है, वो गहरी रूट्स होती है ना। और जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती है, कांटेदार लीव्स होती हैं। सरफेस उनकी वैक्सी होती है और वहाँ पर जो मॉइस्चर होता है वो काफ़ी कम होता है। और जो टुंड्रा वेजिटेशंस के रीजन होते हैं वो कोल्ड पोलर रीजन्स होते हैं, जिसमें मॉसेस एंड लिचेंस होते हैं। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक। आज हम देखें तो बहुत सारे मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड दैट देयर वर 2 centuries बैक। टू फीड द ग्रोइंग numbers, large areas of the forest have been cleared to grow crops. Forest cover all over the world is vanishing rapidly. There is an urgent need to conserve this valuable resource. तो आज अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं वर्ल्ड में। अगर हम पिछली 2 शताब्दी का देखते हैं तो पिछले 2 शताब्दी के अंदर जो स्थिति थी पहले और आज की जो स्थिति है पूरे वर्ल्ड में, खास करके अगर जो है फॉरेस्ट एरियाज़ की, तो उसमें काफ़ी कमी आई है। तो उसको और अगर हमें ग्रोइंग करना है और ज़्यादा बढ़ाना है, फॉरेस्ट एरियाज़ को और इंक्रीज़ करना है, ठीक है, क्योंकि पिछले 2 शताब्दियों के दौरान ज़्यादातर फॉरेस्ट एरियाज़ को साफ़ किया गया है और साफ़ करके वहाँ लोग जो है वो खेती करने लगे हैं। तो जो फॉरेस्ट कवर है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो धीरे धीरे तेज़ी से क्या है, उसमें कमी आई है। तो आज के समय में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम इस प्रकार का जो हमारे पास एक जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं और जो कि बहुत तेज़ी से जैसे वनों का कटान हुआ है तो हम उसको कैसे दोबारा से रिक्रिएट करें जिससे कि हम अपने इकोसिस्टम को प्रॉपर मेंटेन रख सकें। नाउ वी विल डिस्कस कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इन दिस सेक्शन वी विल रीड about the conservation of the natural vegetation. How can we conserve the natural vegetation and wildlife? And forests are our wealth and plants give shelter to the animals and together they maintain the ecosystem. Changes of climate and human interferences can causes the loss of natural habitats for the plants and animals. Many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction. And in the today's circumstances we can see the forests are also reduced back to the 2 centuries back when we read about the 2 centuries back. And in this period we have also seen that the forest areas has also cleared for the agriculture and so many changes to be come in the climatic conditions and the human interference has also created. Okay, so the natural habitats of the plants and animals are changing. बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ भी हैं जो वल्नरेबल हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जो एक्सटिंक्शन पोजीशन में चली गई हैं। तो आज के इस दौर में हमें आवश्यकता क्या है कि जैसे प्लांट्स होता है, प्लांट्स हमको क्या, एनिमल्स को क्या देते हैं, शेल्टर्स देते हैं, फॉरेस्ट हमको वेल्थ देता है, ठीक है, और वो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं। जो भी हमारी क्लाइमेट के अंदर जो परिवर्तन होता है वो ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण होता है, जिसके कारण से जो है जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनका लॉस हुआ है। बहुत सारी ऐसी जो है प्रजातियां होती हैं जो वल्नरेबल हैं या वल्नरेबल उनको कहा जाता है एंडेंजर्ड, जो संकटग्रस्त होती हैं एक तरीके से, जो कि संकटग्रस्त उनको कहा जाता है जो आने वाले फ्यूचर में जैसे लुप्त हो सकती हैं, और कुछ लुप्त प्रजातियां भी हैं। Deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fires, tsunami and landslide are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. अब डिफॉरेस्टेशन हो यानी वनोन्मूलन जिसको कहते हैं, सॉइल इरोजन मिट्टी का कटाव हो गया, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हो गई, फॉरेस्ट फायर्स हो गया, सुनामी हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गया, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि, और जो ह्यूमन इंटरफेरेंस हुआ या नेचुरल फैक्टर्स हो गए, वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्शन के प्रोसेस को क्या करते हैं, वो एक्सेलरेट करते हैं, बढ़ाते हैं जो संसाधनों में। इनमें से जो सबसे जो मेजर कंसर्न है वो है पोचिंग, दिस रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। उससे क्या हुआ है, किसी एक विशेष प्रजाति जो है उसमें क्या हुआ है, उसका पतन हुआ है तेजी से, उसके परिणामतः। द एनिमल्स आर पोज्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स। एनिमल्स जो होते हैं जब उनका पोस्ट आर पोज्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स,
उनका जब कलेक्शन किया जाता है, उनका व्यापार किया जाता है, उनकी खाल का व्यापार है, स्किन का व्यापार है, सींग का व्यापार है, नेल्स है, टीथ है, हॉर्न्स है, ये सब फेदर्स हैं, उनका इलीगल तरीके से क्या होता है, ट्रेड होता है। तो सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बाग, क्रोकोडाइल, राइनोसरस, स्नो। तो ये सभी क्या हैं, वो एनिमल्स हैं जिनका इलीगल तरीके से व्यापार किया जाता है। लियोपार्ड है, ऑस्ट्रिच है, पिकॉक है। दिस कैन बी कंजर्व बाई इंक्रीजिंग अवेयरनेस। तो इन सभी को हम जो है जागरूकता बढ़ा करके ही संरक्षित कर सकते हैं। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, इन सबको इसलिए बनाया गया है जिससे कि हम अपने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फॉर डेप्लीशन। अब जो क्रीक्स का कंजर्वेशन होता है, लेक्स का होता है, वेटलैंड्स एरियाज होते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि उनको सेव करना, जिससे कि हमारे पास जो प्रीशियस रिसोर्स हैं उनको हम डेप्लीट होने से बचा सकें। There is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed. Human activities in several parts of the world. तो ये जो बैलेंस है एनवायरनमेंट के अंदर, इसमें जो रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज होती हैं जिनको डिस्टर्ब नहीं किया गया है, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं अनेक पार्ट्स में, विश्व के अनेक हिस्सों में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उनके द्वारा भी क्या हुआ, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर। जो नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं बहुत सारी स्पीसीज के, जहाँ पर वो निवास करते हैं। ड्यू टू इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ये इस प्रकार का जो इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग हुआ है, उसके कारण जो है अनेक जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो काफ़ी क्या हो गए, लुप्त हो चुके हैं या वो लुप्त होने के कगार पर हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। तो कुछ जो है जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए गए, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री है, वन महोत्सव है, उनको चलाना चाहिए और लोगों को एनकरेज करना चाहिए, वो क्षेत्रीय आधार पर भी या कम्युनिटी बेसिस पर भी। School children should be encouraged to bird watch and visit nature camps to that they appreciate the habitat of varied species। जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको क्या है, एनकरेज करना चाहिए, जिससे कि वो पक्षियों को देखें, नेचर का विजिट करें कैंप्स के माध्यम से, और हैबिटेट को क्या करें, वो अप्रिशिएट करें जहाँ पर अनेक प्रकार की जो है प्रजातियाँ पाई जाती हैं। Many countries have passed law against the trade as well as the killing of birds and animals। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं वर्ल्ड में जिन्होंने अगेंस्ट द ट्रेड, है ना, जो इलीगल ट्रेडिंग होता है एनिमल्स का या बर्ड्स का, तो उनके खिलाफ जो है लॉ पास किए हैं, जिससे कि और उनके बर्ड्स और एनिमल्स की किलिंग्स को और रोकने के लिए जो है इस प्रकार के कुछ कानून भी बनाए हैं। भारत में अगर देखें, किलिंग लॉयंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक्स इज इलीगल, यानी कि इनकी हत्या करना क्या है, अपराध माना जाता है। An international convention cites has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. Conservation of plants and animals is an ethical duty of every citizen। तो जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, कन्वेंशन साइट है, उसने क्या है जो स्थापित की गई है, उस लिस्ट में अनेक ऐसी प्रजातियां हैं एनिमल्स और बर्ड्स की जिनका व्यापार जो है उसको प्रतिबंधित किया गया है। तो प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए, एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए प्रत्येक नागरिक की एक ड्यूटी होती है, जिससे कि उनको सेव किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका ये सेक्शन कंप्लीट होता है, रीडिंग सेक्शन। यहाँ पे जैसे ग्लोसरी दिया है कि नेशनल पार्क क्या होता है। नेशनल पार्क उसको कहते हैं, एक नेचुरल एरिया होता है डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम्स फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशंस। नेशनल पार्क वो एक ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र होता है जिसको डेजिग्नेट किया जाता है इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी के प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ पर एक या एक से अधिक इकोसिस्टम होते हैं, और वर्तमान के लिए भी और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक्ड थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ना, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो एक ऐसी सीरीज़ होती है जहाँ पर एरियाज़ को लिंक किया जाता है, प्रोटेक्ट करने एरियाज़ को लिंक किया जाता है। एक ग्लोबल नेटवर्क होता है जहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, एक रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है कंजर्वेशन के बीच में और डेवलपमेंट के बीच में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो हमने भी क्लियर किए हैं।
कहने का मतलब ये है कि जो नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ होता है उनको आज हमें क्या है, कंजर्व करने की आवश्यकता है, उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है, तभी हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो है उनको सेव कर पाएंगे, उनको कंजर्व कर पाएंगे। तो ये सभी नागरिकों की ड्यूटी है। एज अ कंट्री सिटीजन वी हैव ड्यूटी टू कंजर्व द ऑल natural vegetation and wildlife resources. In the next section we will complete the exercise of this chapter.